11th क्लास चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले बेटा हम मोशन के बारे में पढ़ें। तो मोशन का मतलब है क्या? अगर 9th क्लास में पढ़ा होगा तो हम पढ़ेंगे इसका मतलब है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलेंगे हम? मोशन। फॉर एग्जांपल ये मान रहा हूँ मैं, ये आपका कोई भी एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। एट एनी टाइम t एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। किसी टाइम t पर कोई ऑब्जेक्ट a है, ठीक है। अब आप O से इसके डिस्टेंस को नोट करो। तो टाइम इज गोइंग ऑन, टाइम लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। इसके सराउंडिंग में मान लो पॉइंट बी भी है और पॉइंट सी भी है। तो पॉइंट बी से इसकी डिस्टेंस, पॉइंट सी से इसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। तो हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट के अंदर। इसके अंदर है रेस्ट के अंदर। और यदि ऑब्जेक्ट या पॉइंट ए जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उस हिसाब से कुछ टाइम के बाद मान लो पॉइंट ए यहाँ पर पहुंच गया, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर पहुंच गई, इसको मैंने पॉइंट ए डैश मान लिया, ठीक है। अब देखो ए डैश बी का डिस्टेंस, ए डैश सी का डिस्टेंस चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। इसको क्या बोलेंगे हम? मोशन। तो टाइम के हिसाब से पॉइंट ए की पोजीशन विद बी और सी चेंज हो रही है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? मोशन, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन हमारे जो फिजिक्स है बिल्कुल स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि इसका बेटा 9th क्लास से लिंक है और आपको पता ही नहीं चला कि 9th क्लास से 11th क्लास में कब एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा सा बेसिक का बेटा 9th 10th में आप पढ़े क्या है? साइंस। अब साइंस के क्या होगी? अलग अलग ब्रांच होगी, अलग अलग पढ़ो क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ओके। इसी तरह से जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो फिजिक्स की फिर से ब्रांच होगी, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, सेमीकंडक्टर एंड मैकेनिक्स, ठीक है। तो जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ये है हमारी मैकेनिक्स। फिजिक्स का एक ब्रांच है, फिजिक्स की एक ब्रांच है। और मैकेनिक्स के अंदर क्या करेंगे? हम मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ओके। अब फिर मैकेनिक्स की फिर से 3 पार्ट होंगे, सब डिवीजन होंगी। क्या क्या? सबसे पहले होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है बेटा? रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, रेस्ट में कब होगी? जब उसकी टाइम के हिसाब से और सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं होगी तो क्या होगी? रेस्ट, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी तो रेस्ट में, और जो रेस्ट में होगी उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे हम? स्टैटिक्स, ओके। फिर आता बेटा काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। और बेटा डायनेमिक भी क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? देखना दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बेटा जब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगी उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। फॉर एग्जांपल पे कोई फोर्स अप्लाई हुआ होगा, बिना फोर्स के अप्लाई नहीं होगा, है ना। अब जितना फोर्स अप्लाई हुआ है क्या वो सारा का सारा उसकी मोशन के लिए यूज हो रहा है या कुछ और रीजन में खर्च हो रहा है? फॉर एग्जांपल कि मान लो कोई भी फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर कोई भी बॉक्स रख दिया, इस बॉक्स पे अपने फोर्स F लगा दिया और F इज इक्वल टू बेटा 10 न्यूटन। तो जब आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो क्या जरूरी है कि 10 का 10 मींस सारे का सारा फोर्स इसको मूव कराने में यूज हो? नहीं। क्यों? क्योंकि जब मूव करेगा तो इस पर क्या होगा बेटा? एक अपोजिंग फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जिसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। तो 2 न्यूटन फोर्स तो कंज्यूम हो गया फ्रिक्शन फोर्स के कारण, तो कितना बचा? 8। तो 8 न्यूटन फोर्स ही इसकी मोशन के लिए यूजफुल है,
ठीक है, तो बेटा जो काइनेमेटिक्स है इसके अंदर मूविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे, ठीक है ना, लेकिन ये रीजन है जो जैसे 2 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस या और भी कोई रीजन उनको हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन डायनेमिक के अंदर काउंट करेंगे, ठीक है। क्या उल्टा बोल दिया क्या? ठीक है ना, तो काइनेमेटिक्स के अंदर जो रीजन है नॉट काउंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर रीजन, ठीक है। तो बेटा तीनों की तीनों डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आप 11th क्लास में स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़ोगे, स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर, चैप्टर 3 और इसके बाद मोस्टली ने प्लेन, न्यूटन्स लॉ, ये सारे के सारे क्या है मैकेनिक्स के पार्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 11th में आपने है मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, अच्छा इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स का आपने 11th में ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, और कुछ अलग अलग पार्ट, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया आइडिया। तो अब मैं वापस चल रहा हूँ मोशन और रेस्ट, तो मोशन की डेफिनेशन और रेस्ट की डेफिनेशन क्लियर होगी, ठीक है। तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है ये कैसे डिसाइड करोगे आप, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट अस कंसीडर दिस इज ए ट्रेन, दिस इज ए ट्रेन एंड x and y, these are two passengers and the train is moving in this direction and this is the platform and a person named Z is standing on platform, ठीक है। ये हमारे रोड तक का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक Z पर्सन खड़ा हुआ है, ट्रेन के अंदर 2 आदमी बैठे हुए हैं x और y, ट्रेन दिल्ली की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या जब ट्रेन मूव कर रही है तो मैंने x से पूछा y मोशन में है या रेस्ट में, बताओ, ठीक है बेटा। यदि x कहेगा y रेस्ट में है तो आफ्टर सम टाइम पर्सन y विल बी रेस्ट एट ए डिफरेंट प्लेटफॉर्म, हाउ इट इज पॉसिबल? आप यहाँ पे रेस्ट में बैठे हो, 20 मिनट के बाद में दूसरी जगह पहुंच सकते हो? मोशन में होगा तभी तो पहुंच सकते हो, क्योंकि जब मोशन में क्या हुआ सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन चेंज होगी। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी व्हाइट बोर्ड से स्टूडेंट से डिस्टेंस फिक्स है, तो मैं रेस्ट में हूँ, अगर मैंने मूव किया डिस्टेंस चेंज हुआ तभी तो मैं डिफरेंट प्लेस पे पहुंचा, व्हाट विल बी द रीजन? ओके, सेकंड सेम इसी तरह से मैंने पूछा जेड से पूछा कि एक्स ना वाई मोशन में है या रेस्ट में है, इसका जवाब क्या होगा? मोशन। एक्स इसको रेस्ट में बता रहा है और जेड इसको मोशन में बता रहा है, तो दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है, तो दोनों सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे दोनों। देखो बेटा जो इन दोनों के दोनों बातें बिल्कुल ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन है उसके पीछे दैट इज रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जिससे हम कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि चैप्टर 3 किसको सबसे अच्छे से समझ में आया, ठीक है ना, किसको डीपली नॉलेज है। तो मैं क्या 5 क्वेश्चन अलग अलग बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन देके आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? नहीं ना, मे भी कुछ कोई क्वेश्चन टिपिकल लेवल का हो, कुछ आसान हो, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को सबको एक जैसे क्वेश्चन देने पड़ेंगे, तभी तुम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना, है ना। तो जो मेरा जो क्वेश्चन पेपर हुआ वो क्या हुआ, एक रेफरेंस हुआ। उस क्वेश्चन पेपर के भी हाफ पे मैंने कहा इस स्टूडेंट को चैप्टर 3 अच्छे से क्लियर है ना। तो रेफरेंस पॉइंट को समझना है बेटा, एक ऐसा पॉइंट जिससे हम कंपेयर करके बता सके, ठीक है ना। मान लो 2 स्टूडेंट है, ठीक है, ए बी और सी 3 स्टूडेंट हैं, इन दोनों में मान लो बी ए से फास्ट दौड़ रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन तीनों में भी फास्ट है? नहीं ना, मैं क्या करूं, सी से भी तो कंपेयर करनी पड़ेगी मेरे को, है ना। सेकंड थिंग, मान लो मैंने इन दोनों के लिए तो 400 मीटर की रेस रनिंग करवाई और इन दोनों के लिए मैं 200 की करवाऊं,
तो भी नहीं कर सकते ना, क्या करना पड़ेगा, दोनों के सेम। अच्छा, इन दोनों को मैं प्लेन ग्राउंड पे दौड़ने के लिए बोल दूं, इन दोनों को मैं रफ ग्राउंड पे दौड़ने के लिए बोल दूं, तो भी नहीं कर सकते ना। इट मींस यदि इन तीनों में मेरे को फाइंड आउट करना है तो हर टर्म एंड कंडीशन सेम होनी, फिक्स होनी चाहिए, उसके भी आप भी हम बोलेंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरह से बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, उस चीज को पता करने के लिए मेरे को एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो रेफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट फ्रॉम व्हिच वी कैन कंपेयर द पोजीशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब बेटा x ने y को क्या बताया था, x ने y को रेस्ट में बताया था, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इस ट्रेन के बोगी के अंदर जितने पैसेंजर हैं या जो भी सामान है, विंडो है, सीट है या और भी कुछ सामान रखा है, उसके हिसाब से y की पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, वो अपनी सीट पे बैठा हुआ था। तो जो सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो क्या होगा, रेस्ट। क्योंकि रेस्ट की मोशन की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो रेस्ट में है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इसके तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट x के लिए x है और उसकी सराउंडिंग का सामान। z ने बिल्कुल ठीक कहा, अकॉर्डिंग टू z y इज इन मोशन, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि बेटा ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, गाड़ी चल पड़ी है, तो प्लेटफॉर्म पे जितने भी चीज है वो इसके रेफरेंस होंगे ना, उनसे कंपेयर करेगा ना, तो उसके हिसाब से जो ट्रेन है, ट्रेन की पोजीशन चेंज होगी, ट्रेन की पोजीशन चेंज होगी और ट्रेन के अंदर x और y है उनकी पोजीशन चेंज होगी टाइम के हिसाब से। तो y की z के हिसाब से या इसकी सराउंडिंग के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन चेंज हो रही है वो मोशन, ठीक बेटा। तो तीन टर्म डिफाइन किए मैंने इतनी बातों में, सिर्फ मोशन, रेस्ट और रेफरेंस। क्लियर है तीनों? अब बेटा इसी के अंदर एक वर्ड आता है क्या, स्ट्रेट लाइन। क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि मेरे को एक चीज बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोशन ऑफ ए ट्रेन एंड ए प्लेन। ट्रेन भी चलती है, एरोप्लेन भी चलता है, दोनों एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, है ना। लेकिन इनकी मोशन में बोल रहा हूँ डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस बोल रहा ना, बस क्या ट्रेन ग्राउंड पे चलती है वो एयरपोर्ट पे है, ये डिफरेंस नहीं, मोशन के रेस्पेक्ट में। वेरी गुड। जो बेटा मेरी ट्रेन है, ट्रेन विल बी मूव अलोंग ए सिंगल एक्सिस, है ना, इट मे बी x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, जो भी मान सकते हो, ओके। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब है अलोंग ए सिंगल एक्सिस, एक सिंगल एक्सिस के अलोंग हम उस ट्रेन की मोशन को बोलेंगे। तो हमने वो स्टडी करनी, बस की, कार की, ट्रेन की, जो भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो मैंने प्लेन का एग्जांपल लिया, प्लेन बेटा तो मूव करेगा तो उसकी जो पोजीशन है वो दो एक्सिस के अलोंग चेंज होगी, है ना, क्योंकि बेटा वो डिस्टेंस भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा और वर्टिकल भी करेगा, तो हाइट में जाएगा, है ना। सेम इसी तरह से फुटबॉल प्लेयर ने किक लगाई, फुटबॉल ग्राउंड से एयर के अंदर फिर ग्राउंड में जाके टकराई, तो दो एक्सिस के अलोंग हुई ना बेटा, उसको बोलेंगे मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। तो यहाँ पर बेटा x या y, या मैं 2 एक्सिस लिख देता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा, अलोंग 2 एक्सिस, ठीक है। तो जो हमारे चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ है उसके अंदर सिर्फ हमने सिंगल एक्सिस के अलोंग मोशन करनी है, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4, वहां पर पढ़ेंगे हम मोशन अलोंग 2 एक्सिस, ठीक है। अब 1 एक्सिस और 2 एक्सिस के बिहाफ पे हम मोशन को 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों के एग्जांपल क्या है। यदि हम बात करें कि बेटा ये रूम है, ठीक है ना, इसलिए पता आपको 3 डायमेंशनल है, तो मैंने इसको एक इसके कॉर्नर को क्या मान लिया, ओरिजिन, तो एक एक्सिस ये मान लिया x एक्सिस
एक एक्सिस ये मान लिया वाई एक्सिस और एक एक्सिस मान लिया ये जेड एक्सिस। क्लियर? मैंने क्या देखा कि कोई इंसेक्ट या आंट चींटी लगा लो, इस कॉर्नर के साथ 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 मूव कर, ठीक है ना। वो चींटी इस कॉर्नर के साथ साथ मूव कर रही है, तो मान लो स्टार्टिंग में x इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन थी, फिर x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे, तो उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है अलोंग सिंगल एक्सिस होगी ना, है ना। तो उसकी मोशन को क्या बोलेंगे हम? वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर? अब बेटा वही इंसेक्ट मान लो इस दीवार पे चलने लगी, यहां से चलती लगी मान लो, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर मान लिया ऑब्जेक्ट है जिसकी y एक्सिस से डिस्टेंस, z एक्सिस से डिस्टेंस, दोनों से डिस्टेंस हुई ना, x एक्सिस और y एक्सिस जो भी एक्सिस हैं उनसे, तो इसकी पोजीशन को बताने के लिए दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, x y y z या z x। तो इसको क्या बोलेंगे हम? टू डायमेंशनल मोशन। इसको क्या बोलेंगे हम? टू डायमेंशनल मोशन। ओके। थर्ड कंडीशन क्या बेटा? इस रूम के अंदर कोई इंसेक्ट, मॉस्किटो है, फ्लाई है, ये उड़ रही है ना, उसकी पोजीशन को बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी बेटा? उसकी x एक्सिस से भी डिस्टेंस होगी, y एक्सिस से भी होगी और z एक्सिस से भी होगी। तो तीनों एक्सिस की पोजीशन डिस्टेंस बतानी पड़ेगी, और तीनों एक्सिस से डिस्टेंस बताने के लिए तीन एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए क्या बोलेंगे हम? थ्री डायमेंशन। ओके। तो बेटा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को सिंपल भाषा में कह सकता हूं, मोशन इन ए वन डायमेंशन बोल सकते हैं ना, है ना। सेम इसी तरह से मोशन इन ए प्लेन अलोंग टू एक्सिस तो हम क्या बोल सकते हैं? टू डायमेंशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। और थ्री डायमेंशन का बेटा हमारा नहीं आएगा 11, ठीक है। चलो आगे, चलो बेटा नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा पहले तीनों जो चीज बताई, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता दो, क्योंकि सारी की सारी ये चीज चलेगी आगे। तो दो टर्म है बेटा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो बेटा शायद आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन, डिस्टेंस क्या होगा? टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग। ओके। अब इन दोनों का मतलब क्या है ये देखते हैं हम। मैंने ये मान लिया ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन है, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया और वो डिस्टेंस a तक गई 4 मीटर, ठीक है। पॉइंट ए पे जाने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया 90 डिग्री पे, और वो 3 मीटर डिस्टेंस कवर के पॉइंट बी पे पहुंचा, ठीक है। यहाँ पे जाके रुक गई। तो सबसे पहले इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बेटा? यहाँ से स्टार्ट किया ना, दिस इज कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके। इसके बाद एंडिंग पॉइंट बी, यहाँ पे जाके रुका, ये होगा एंडिंग। ओके। अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके। तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। देखो बेटा 4 किलोमीटर इस साइड गया, 3 किलोमीटर इस साइड गया, तो टोटल पाथ लेंथ कितनी होगी? 7 होगी ना। तो यहाँ पर यदि मैं डिस्टेंस की बात करूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो डिस्टेंस कितना होगा? 7। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा 7 मीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये एंडिंग पॉइंट, इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? यही तो होगा ना।
ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालोगे बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, है ना। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव टू कैलकुलेट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये आ गया बेटा 5। तो एक बेसिक सा एग्जांपल, ठीक है। तो बेटा 9th क्लास में आप बेसिक से पढ़ गए थे, लेकिन 11th क्लास में क्या है, उसके डीप तक जाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बेटा अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैंने तो सिंपल ऐसे किया, मूव अलोंग एक्स एक्सिस एंड टेक लेफ्ट टर्न एट 90 डिग्री एंड मूव 3 मीटर। इसकी स्टेटमेंट को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, कैसे कि ए पर्सन इज मूविंग अलोंग ए डायरेक्शन इन ईस्ट डायरेक्शन, after covering 4 meter distance it take a turn at 90 degree toward north direction and move 3 meter. What will be the distance in this place? बात वही ना, तो इस तरह स्टेटमेंट को चेंज कर सकता है। तो एक सिंपल टाइप का एग्जांपल हो गया जो दो तरह से स्टेटमेंट दे सकता है। अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करेगा तो क्या होगा, देखो बेटा डेफिनेशन तो यही रहेगी, है ना, लेकिन अब इसका पूछने का तरीका चेंज होता रहेगा। कैसे, लेट अस कंसीडर दिस इज ए ट्रैक ऑफ रेडियस 72 meter and an athlete start to run from a point A. A athlete start to run from a point A and complete one run. पहले बात करते हैं कंप्लीट वन राउंड। यदि एक राउंड कंप्लीट करता है तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बेटा अगर इसने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, एक राउंड पूरा किया, तो ये डिस्टेंस कवर किया ना इसने, तो डिस्टेंस क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रैक। तो व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस, तो डिस्टेंस होगा बेटा 2 पाई r, 2 सॉल्व कर दोगे आप, है ना। शायद ये आएगा, ठीक है बेटा, क्लियर होगा। अब व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर कंप्लीट। अब बेटा ये बताओ कोई भी राउंड कंप्लीट कब होता है, जहां से हम चले दोबारा वहीं पहुंच जाए, है ना। तो इसने बेटा पॉइंट ए से दौड़ना स्टार्ट किया, कुछ टाइम के बाद ये दोबारा से पॉइंट ए पर पहुंच गया, है ना। इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था, एंडिंग पॉइंट भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जी। तो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा जी, ठीक है। तो एक बात और, इफ ही कंप्लीट 1 and half राउंड, मीन्स बेटा एक राउंड तो कंप्लीट किया और फिर इसने दोबारा दौड़ना स्टार्ट किया और हाफ राउंड पॉइंट बी पे आके रुक गया, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, वेरी गुड। देखो बेटा एक राउंड का भी हमने कैलकुलेट किया था 2 पाई आर। अब हाफ राउंड के लिए क्या करूं मैं, इसको 2 से डिवाइड कर दूं, पाई आर बचेगा, तो टोटल कितना होगा बेटा 2 पाई आर प्लस पाई आर एंड 3 पाई आर, ठीक है। और यदि बात करता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट, अब देखो बेटा इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंडिंग पॉइंट बी, व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट पाथ वही होगा ना, डायमीटर, एंड विच इज इक्वल टू 2 into 42। क्लियर। तो बेटा देखो यहाँ पे मैंने एक इससे पहले था, दूसरा टाइप ये होगा, ठीक है।
एक तीसरा टाइप हो, जिन्हें देखोगे तो टाइप जितने ज्यादा से ज्यादा मिले ना आपको, कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ और सोल्व करो। ठीक है, अब कोई लिमिट नहीं है। जिस तरह आपने 9th में क्यों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कर लिए, बस इससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन अब कोई लिमिट नहीं है। आपको जो बुक मिले कहीं से उठाओ, प्रॉब्लम है पढ़ के आना। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं क्लॉक के केस में पढ़ रहा हूँ बेटा। लेट अस कंसीडर दिस इज ए क्लॉक। ये भी माना बेटा, ऐसी होती है ना क्लॉक, इसमें ये मान लेना स्टार्टिंग, ये आर एंड ये मिनट है, ठीक है ना, एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ आई एम आस्किंग व्हेन द टाइम इज गोइंग ऑन फ्रॉम 9 AM to 9:30 AM, what will be the distance and displacement? Distance and displacement of minute है। समझ में आया बेटा कि जब टाइम 9 से 9:30, 9 से 9:30 बजेंगे, तो मिनट एंड के लिए जो मतलब बड़ी सुई है, मिनट एंड ये तो है, इसके लिए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि जब 9:30 होंगे तो ये नीडल यहाँ पे आ जाएगी ना, इसका ये तो क्या होगा स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया एंडिंग। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये हो गया एंडिंग। तो डिस्टेंस कितना होगा जो यहाँ पे था हाफ राउंड के लिए पाई आर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट का डायमीटर। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट सेम लेकिन पूछने का तरीका चेंज होगा। ठीक है, तो बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए, तो जितने मैक्सिमम कर सको आप करना। ठीक है, अब इनके बेस पर ही हम आगे चलते हैं। सेकंड थिंग, फर्स्ट डिफरेंस पता चल गया आपको। सेकंड, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड displacement is a vector quantity. So what is scalar and what is vector? Okay, scalar which have magnitude only, and vector has magnitude plus direction, clear? अब बेटा मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि यहां से राम का घर 3 किलोमीटर दूरी पे है। ओके, तो दिस इज द सेंटर और आप इसके 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर कहीं भी राम का घर, तो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड पता चला ना, किस डायरेक्शन में पता चला ना, तो दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज ए डिस्टेंस। ओके, यदि मैं कहता हूं कि यहां से 3 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में राम का घर, तो 3 किलोमीटर इज द मैग्नीट्यूड एंड नॉर्थ इज द डायरेक्शन। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? या तो कोई दिक्कत? नेक्स्ट, SI यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर, एंड इसकी भी क्या यूनिट बेटा? मीटर। ऐसा यूनिट इज मीटर। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो बेटा आपको 3 न्यूमेरिकल करवाए, किसी न्यूमेरिकल में आपको नेगेटिव डिस्टेंस दिखाई दिया नहीं ना? या कभी आपने सुना है कि यहाँ से कोई चीज -2 किलोमीटर -3 किलोमीटर दूरी पे है? नहीं, इट मीन्स डिस्टेंस इज ऑलवेज ओके। अब देखो डिस्टेंस, यहाँ पे आपने देखा 0 आया, यहाँ पे देखा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया, है ना?
नेगेटिव का एग्जांपल और कर लेते हैं हम। लेट अस कंसीडर ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक है, मान लो राम पॉइंट ओ से चला, अपने दोस्त के पास गया नोटबुक लेने के लिए 5 किलोमीटर। ठीक है ना, 5 किलोमीटर ए से बुक लेके दूसरे दोस्त के पास गया, वो था 7 किलोमीटर। ठीक है, अब यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो कितना होगा? -2, -2, क्योंकि बेटा देखो इस डायरेक्शन में क्या है, पॉजिटिव, ये डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या हो गया? नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 और पॉजिटिव, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ओके, कई बार पूछा जाता है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। आप एग्जांपल ले सकते हो, मान लो अपने एक बॉल है, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है ना, और वो बॉल नीचे आके ग्राउंड में गिर गई, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। बेटा ग्राउंड में गिरी, फेंकी हाथ से है और ग्राउंड में गिरी है, तो मान लो ऊपर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हो, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो जो मेरा हैंड की ऊंचाई है और ग्राउंड ये नेगेटिव होगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में गया ना, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, ऑलवेज पॉजिटिव। और बताओ डिफरेंस कर सकते हैं? चीजेस यूनिट सेंटीमीटर होगी बेटा, इसकी भी चीजेस यूनिट सेंटीमीटर, और ऐसा यूनिट और चीजेस यूनिट का मीनिंग डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम यूनिट सिस्टम में। ठीक है, इससे आगे कोई डिफरेंस आपको याद हो बोलो? डायमेंशन फार्मूला सिर्फ एल होगा। ठीक है ना, ये तो क्या है, वो फंडामेंटल यूनिट, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा? ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसके क्या करने हैं अपने न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल मिले हैं ये सारे की सारे प्रैक्टिस करनी है। ओके, और इसके MCQ